हेलो दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास का जो मौर्य काल चल रहा था। तो उसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे बिंदुसार और उसका जो बेटा था जिसका नाम था अशोक महानानी, सम्राट अशोक के बारे में, दोनों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में। उसके पिताजी का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के छोटे से जीवनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बिंदुसार बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो कौन थे? बिंदुसार होते हैं। और वो गद्दी पर कब बैठते हैं? 298 ईसा पूर्व में बैठते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले जाते हैं? तो गुरु भद्रभाव के साथ कर्नाटक श्रवणबेलगोला में चला जाते हैं। वहीं पर मृत्यु भी हो जाता है उनका। ठीक है, तो सब राजपाट जो है बिंदुसार को दे करके चले जाते हैं। इतना तक हुआ था। ठीक है, इसका जो नाम है यानी कि बिंदुसार का जो नाम है वह अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना गया है। तो देखिए उसका नाम क्या है। उसका अन्य नाम उसको बोला गया अमित्रघात। उसका अन्य नाम क्या है? अमित्रघात है। ठीक है, अमित्रघात है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, वायु पुराण में उसको कहा गया है भद्रसार या फिर वारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में उसको सिंह से कहा गया है, याद रखिएगा। तो उसका 3 नाम हो गया अमित्रघात। वायु पुराण में पूछेगा उसका नाम क्या था? तो भद्रसार या वारिसार। जैन ग्रंथों में उसका नाम क्या था? तो सिंह से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजदूत। राजदूत मतलब एम्बेसडर जिसको बोलते हैं। तो राजदूत, कौन सा राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था? तो राजदूत आया था डायमेकस। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक्स क्या है? मेकअप। देखिए मेकस को याद रखिए, मेकअप। ठीक है, तो मेकअप जो लगाता है वो बहुत बिंदी बिंदी करके लगाता है। ठीक है, जब क्या करता है मेकअप लगाया जाता है तो कैसे लगाते हैं? बिंदी बिंदी करके लगाते हैं। तो बिंदी बिंदी से याद हो जाएगा आपको क्या? बिंदुसार। यानी डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में आया था। क्वेश्चन पूछेगा बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? डायमेकस नामक। या डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो मेकअप से मेकअप, मेकअप से याद हो जाएगा कि मेकअप जब लगाते हैं तो बिंदी बिंदी करके लगाते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकार है इसी को माना जाता है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज का उत्तराधिकार किसे माना जाता है? तो डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकार माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय क्या होता है कि जो तपस्वी जीवन शैली का अनुसरण करने वाले कुछ जो संप्रदाय बना हुआ था उसी को कहते हैं कि हम लोग आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था, उसका अनुसरण करता था कौन? बिंदुसार, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मौर्य काल का व्यक्ति है जो आजीवक संप्रदाय का अनुसरण करता था? याद रखिएगा, बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय मतलब तपस्वी जीवन का अनुसरण करने वाले जो संप्रदाय था उसको आजीवक संप्रदाय कहते हैं। इसका आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था इसका था मखली घोषाल या मखली पुत्र। ठीक है, मखली घोषाल या मखली पुत्र, है ना, मखली पुत्र, मखली पुत्र या मखली घोषाल भी बोला जाता है उसको। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का स्थापना जिसने किया था। ठीक है, और इसको जो अनुयायी मतलब इसको मान रहा था, आजीवक संप्रदाय को भी मान रहा था। ठीक है, 16 राज्यों का विजेता। ठीक है, यानी बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने कहा था? तारानाथ। तारानाथ कौन था? एक बौद्ध विद्वान थे जिसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब हम लोग सम्राट अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में देखिए, अशोक का जन्म कब हुआ था? अशोक का जन्म होता है 304 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। 304 ईसा पूर्व में अशोक का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार उसका पिताजी का नाम होता है, उसका माता का नाम रहता है सुभद्रांगी। कहा जाता है कि बिंदुसार ने लगभग 16 रानियाँ थी उसकी, यानी कि 16 शादियाँ किया था। 16 रानियाँ थी और उसके 101 बेटा था, 101 बेटा था। ठीक है, और उसमें से सबसे बड़ा बेटा का नाम था जिसका नाम था सुसीम। 101 बेटा था जिसका सबसे बड़ा बेटा का नाम था सुसीम। और सुसीम जो था इसीलिए तक्षशिला का जो राजा है या शासक है किसको बनाता है? बिंदुसार ने सुसीम को बनाता है। ठीक है, लेकिन सुसीम जो था शासन को अच्छे से संभाल नहीं पाता था, यानी कि शासन संभालने में अयोग्य होने के कारण से तक्षशिला में क्या होता है? विद्रोह हो जाता है। तो तक्षशिला में जब विद्रोह होता है तो उसको संभालने के लिए, यानी कि विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले कौन रहता है? सुसीम रहता है। तो सुसीम तो असफल हो जाता है, लेकिन उसके बाद किसको भेजता है? अशोक को भेजता है। अशोक जैसे ही जाता है कि विद्रोह अपने आप क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए अशोक क्या हो गया था? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा था। कहाँ? तक्षशिला में, यानी कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन होने लगा था? अशोक। ठीक है, तो इसीलिए सुसीम को जो है अब डर सताने लगा था कि कहीं तक्षशिला का सत्ता जो है वह अशोक हड़प ना ले। ठीक है, अशोक न हड़प ले।
ठीक है। इसलिए किसको डर सताने लगा? सुसीम को। इसलिए सुसीम ने क्या करता है, अपने पिताजी जिसका नाम रहता है क्या, बिंदुसार, उससे बात करता है और बोलता है अशोक को जो है निर्वास पर भेज दीजिए, निर्वास पर भेज दीजिए। निर्वास मतलब होता है कि किसी अज्ञात स्थान पर चला जाना, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। तो अशोक जो है वो बिंदुसार ने उसको, अशोक को निर्वास के क्रम में, निर्वास पर भेज देता है। तो निर्वास के क्रम में जो है वो कहाँ चला जाते हैं अशोक? कलिंग चला जाते हैं, कलिंग। तो कलिंग चला जाते हैं, याद रखिएगा। कलिंग जो है अभी के लगभग उड़ीसा साइड में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय भाग में। तो देखिए कि अशोक जो है, अशोक को बहुत गुस्सा था, बहुत क्रोधित व्यक्ति थे, अशोक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, परंतु वो कलिंग पर जा करके कुछ बौद्ध साधुओं के साथ मिल गया था, जिस कारण से उसका गुस्सा ने, क्रोध जो था कुछ कंट्रोल में था, कुछ काबू पा लिया था अपने गुस्सा पर, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसको मगध से खबर आता है। क्या खबर आता है कि बिंदुसार जो उनके पिताजी है वो बीमार पड़ गए हैं और उनकी माता की जो है, यानी उसका माता का नाम था सुभद्रांगी, तो उसके माता की हत्या उसके सभी भाइयों ने मिलकर कर दिया। उसका भाई कितना था? 101 भाई था लगभग, यानी 101 बेटा था, ठीक है, एगो वो था। तो उसके भाइयों ने मिल करके सुभद्रांगी यानी उसकी माँ की हत्या कर दिया है। इस बात को सुन करके अशोक जो है क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर के फिर मगध आता है और मगध आ करके अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है, ठीक है। वो बहुत क्रोधित व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजस्वी व्यक्ति भी थे और इस कारण से उन्होंने अपने 99 भाइयों के खुद हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो है वह 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। और उसके 8 साल के बाद फिर क्या होता है कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक काफ़ी जगहों पर वो सफलता पा लिया था। अब उसका नेक्स्ट टारगेट था कहाँ पर? कलिंग पर, जहाँ पर वो गया था बुद्ध के साथ रहने के लिए, कुछ समय तक बिताया था अपना समय। तो कलिंग पर जब आक्रमण करने के लिए जाता है 8 साल के बाद 261 ईसा पूर्व में, क्यों गया था? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जिसका चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि उनका जो दादाजी था, अशोक के दादाजी कौन बनते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा रहता है बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा रहता है आपका अशोक। तो अशोक का दादाजी जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल हो गया था क्योंकि राजा जो था वहाँ का बहुत ज़्यादा तेजस्वी था, वहाँ का जो सेनाएँ थे काफ़ी मजबूत थी। लेकिन जब अशोक ने सोचता है कि नहीं, हम जो है कलिंग को भी जीत लेंगे, इसलिए कलिंग का राजा उस समय कौन रहता है? अनंत पद्मनाभम रहता है। तो उस पर आक्रमण कर देता है कौन? अशोक ने। कब करता है? 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है और कलिंग की राजधानी जिसका नाम रहता है तोसरी पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार से अशोक को क्या होता है? जीत मिल जाता है। लेकिन जीत तो मिलता है, लेकिन अशोक की सेनाएं काफ़ी उसको अशोक के लगभग 1 लाख सेनाएं जो है मारे गए और 1.5 लाख लोग उसमें घायल हो गए थे उस युद्ध में, यानी कलिंग की युद्ध में, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि अशोक ने इस युद्ध में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, किसी को भी नहीं बख्शा, मतलब सभी को जो भी मिल रहा था, बच्चा रहे, बूढ़ा रहे, सबको काट दे रहा था, ठीक है, तलवार से काट दे रहा था, चाहे वो 2 साल का बच्चा क्यों ना हो या फिर 55 साल का बुढ़ा क्यों ना हो, किसी को भी न बख्शा गया, ठीक है। इसलिए युद्ध के बाद क्या होता है, जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो अशोक जो है एक बार बाहर निकलता है और निकल करके पहले देखता है कि हमारे कितने सैनिक मारे गए हैं, उसको गिनने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि इस युद्ध में जो मृत पड़े व्यक्ति में से बच्चे भी हैं, बहुत सारे स्त्री पर है, उस पर उसका ध्यान चला जाता है और उसकी हत्या को देख करके उसके मन में बहुत ज़्यादा निराशा छा जाता है, ठीक है। ठीक उसी समय पर क्या होता है कि देखिए, उसी समय पर हम दिखाते हैं एक पिक, देखिए उसी समय पर एक बौद्ध विद्वान आता है, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वह अपने हाथ में जो है एक छोटा सा मृत बच्चा को लेकर के आता है और उसके सामने, किसके सामने? अशोक के सामने आता है और अशोक को बोलता है कि इस बच्चे, आप तो युद्ध जीत गए, आप बहुत वीर है, बहुत तेजस्वी है, आप सम्राट है, लेकिन इस बच्चे की क्या गलती है? आप इस बच्चे को जीवित कर सकते हैं? तो सम्राट को जो था उसके मन में कोई भी आंसर नहीं था, ठीक है, उसके मन से उसके मुँह से कोई भी आंसर नहीं निकला। उन व्यक्ति ने पूछता है, बूढ़ा व्यक्ति ने पूछता है, आप युद्ध तो जीत गए, क्या आप इस छोटे से बालक में को जीवित कर सकते हैं, इसमें जान भर सकते हैं, ठीक है, इसमें इस युद्ध में इस बच्चे की क्या गलती थी कि आपने इस बच्चे को भी हत्या कर दिया, ठीक है। तो उसके पास कोई भी आंसर नहीं था और जब इस बात को सुन करके अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और उसके बाद वो कभी भी जीवन में युद्ध ना करने की कसम खाता है और उसके बाद अपना हाथ से तलवार जो है फेंक देता है और फिर
तलवार फेंकने के बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। देखिए देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, बौद्ध भिक्षु उसके सामने आता है जो अपने हाथ में एक नन्हे बालक को मृत शरीर लिया था। ठीक है, सम्राट अशोक, देखिए सम्राट अशोक से पूछता है, सम्राट अशोक आप तो इस युद्ध को जीत गए हैं, आप परम विजेता हो गए हैं, परंतु क्या आप इस नन्हे बालक को जीवित कर सकते हो? इसमें तो इस बालक की कोई गलती भी नहीं था। ठीक है, इस बात को सुन करके उसके पास कोई जवाब नहीं था, अपने हाथ से तलवार जो है फेंक दिए और कभी भी युद्ध और हत्या ना करने की कसम खाई। उसका हृदय क्या हो गया, इस समय परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने उसके बाद अपने चाचा के पास चला जाता है। उसके चाचा का नाम रहता है निगरोध। ठीक है, और वो उससे पूछता है कि आप इतना शांत कैसे रहते हैं? ठीक है, तो बोलते हैं हमने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया है, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए जो प्रवचन है या जो सिद्धांत है उसको मैं अनुसरण करता हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ बहुत शांत रहता हूँ। ठीक है, तब उससे प्रेरणा लेकर के, यानी निगरोध जिसका नाम था उसके चाचा, ठीक है, उससे प्रेरणा लेकर के वो भी बौद्ध धर्म को अपना लेता है और वो गौतम बुद्ध के दिए गए आदर्शों का पालन करने लगते हैं, उस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। और उसके लिए एक गुरु जिसका नाम था उपगुप्त, तो उपगुप्त नामक बौद्ध जो गुरु थे उससे उन्होंने बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा अशोक ने कौन से बौद्ध गुरु से बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया था? याद रखिए, उपगुप्त नामक बौद्ध गुरु से। क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए किससे प्रेरणा लिया? तो प्रेरणा कौन मानता है? उसका चाचा है जिसका नाम रहता है निगरोध, उससे प्रेरणा लेता है लेकिन शिक्षा लेता है गुरु से। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को खुद ही प्रचार प्रसार करने लगा। साथ ही उसका एक बेटा और एक बेटी था जिसका नाम था, बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। तो उसको भी बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहाँ भेज देता है? श्रीलंका भेज देता है और वो वापस कभी भी नहीं आता। वहाँ का जो राजा था वो काफ़ी खुश हो जाता है इस बात को सुन करके और इस धर्म को मानने के लिए अभी भी इसके कारण से श्रीलंका में बौद्ध धर्म काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो उसका बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अशोक ने बहुत सारे स्तंभ और शिलालेख बनाए थे। अशोक ने कभी भी मतलब शिलालेख में, स्तंभ लेख में अपना नाम का जिक्र नहीं किया है। कैसे लिखते थे उन्होंने? देखिए, स्तंभ लेख और शिलालेख, शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिलालेख का मतलब होता है कि एक कोई पत्थर का टुकड़ा है और उसमें जो है कुछ उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, कैसा लिखता था? मगध सम्राट। ठीक है, मगध सम्राट। तो वो अपना नाम का कभी जिक्र नहीं किया है, केवल लिखता था मगध सम्राट या सम्राट। ठीक है, इस टाइप का, प्रियदर्शी इस टाइप का। ठीक है, और इस स्तंभ लेख का मतलब होता है, स्तंभ लेख का मतलब होता है पिलर। कोई लंबा सा पिलर है, उसके ऊपर में जो है कुछ पत्थर में है तो उसको लिख दिया गया। ठीक है, जैसे कि अभी हम पिक दिखा रहे हैं इसका, तो देखिए ये हो गया अशोक स्तंभ। ठीक है, ये हो गया अशोक स्तंभ। इस तरह से पिलर रहता था और इस पिलर में जो है इस मतलब ब्राह्मणी लिपि में कुछ लिख दिया गया है। ठीक है, जिसमें कभी भी अपने नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मगध सम्राट से पता चलता है कि अशोक द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, देखिए ये छोटा सा पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है और इसमें जो है ब्राह्मणी लिपि में कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शिलालेख। और स्तंभ लेख कोई पिलर में कोई लिखा रहेगा तो उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं, तो ये जो लिखा गया था स्तंभ लेख और शिलालेख। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अशोक का मृत्यु कब हुआ था? कभी कभी पूछता है 232 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, अशोक का जो नाम था, अशोक कहाँ मिलता है? तो मास्की और गुर्जा अभिलेख में मिलता है। मास्की और गुर्जा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, जब अभिलेख को पढ़ा गया तो उसमें देखा गया मास्की और गुर्जा अभिलेख ऐसा है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है किसमें? पुराणों में। तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले शिलालेख का खोज किसने किया था? अशोक ने। ठीक है, सबसे पहले भारत में शिलालेख अशोक ने लिखा था। और वो भारत में जो था शिलालेख कौन सा लिपि में लिखा गया? तो भारत में लिखा गया है ब्राह्मणी लिपि में। लेकिन पूछेगा अफगानिस्तान में कौन सा लिपि में लिखा गया है? तो ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। पाकिस्तान में शिलालेख को कौन सा भाषा में लिखा गया है? खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, याद रखिएगा। और खरोष्ठी लिपि जो था दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता था, उसका क्रम था दाईं से बाईं की ओर। दाईं ये साइड है तो ये साइड से लिखना स्टार्ट करेगा इस साइड, और फिर अगला लाइन में इस साइड से इस साइड आएगा, फिर नेक्स्ट इस साइड से इस साइड, इस तरह से। ठीक है, लिखा जाता था। अभिलेख, तो इसके जो अभिलेख है इसको पढ़ा किसने है? जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखिएगा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने
अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल करता है। और अभिलेख जो था 3 प्रकार का होता है, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक होता है गुहालेख। ठीक है, लेकिन शिलालेख का खोज किसने किया था? तो शिलालेख का खोज 1750 ईस्वी में, है ना, पार्डेथ्री पेंथलर ने किया था। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? तो 14 का शिलालेख है अशोक का, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो 14 शिलालेख में सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 13वां शिलालेख, क्योंकि इसी में ये वर्णन किया गया है 13वां शिलालेख में कलिंग का जो युद्ध किया था अशोक ने, तो उसमें शिलालेख में वर्णन किया गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें अशोक का हृदय का क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। पहला शिलालेख में क्या गया है? पशु बलि का निंदा किया गया है, मतलब कि वो जब कलिंग का जब युद्ध करते हैं तो उन्होंने बोला गया था कि अब हम कोई जानवर तक का भी हत्या नहीं करेंगे, यानी पशु बलि की निंदा किया गया है पहला शिलालेख में। 14वां शिलालेख में बोला गया है, 14 शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन, यानी कि कलिंग युद्ध का जब हो जाता है तो उसको जनता को बोलता है कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करके और धर्म के मार्ग पर उन्होंने अपने जीवन को बिताने के लिए जनता से प्रेरित करता है। उसके बाद चला जाता है हम लोग स्तंभ लेख, यानी कि पिलर जिसको बोलते हैं, तो पिलर में भी स्तंभ में भी कुछ उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो स्तंभ लेख कौन से लिपि में लिखा गया है? केवल और केवल ब्राह्मणी लिपि। स्तंभ लेख में केवल और केवल ब्राह्मणी लिपि में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में शिलालेख केवल और केवल ब्राह्मणी लिपि में, लेकिन अफगानिस्तान में ग्रीक और अरमाइक और पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं की ओर। हम लोग चलते हैं स्तंभ लेख, कुछ प्रमुख स्तंभ लेख को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख को हम लोग क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख भी बोला जाता है प्रयाग स्तंभ लेख को। पहला पॉइंट, ये प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पर है? आप लोग जानते हैं प्रयाग मतलब हो गया प्रयागराज, तो ये प्रयागराज में है, लेकिन पहले ये कहाँ था? कौशाम्बी में था। तो कौशाम्बी से प्रयागराज कौन लाता है? यानी कि कौन लाता? अकबर। अकबर जो महान थे उन्होंने कौशाम्बी से प्रयागराज लाता है प्रयाग स्तंभ लेख को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा क्या? दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ पर है? तो ये टोपरा में था, यानी हरियाणा में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक, आप लोग नाम सुने होंगे, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको दिल्ली में फिर ले आता है। नेक्स्ट आता है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, वो मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने ही उसको फिर दिल्ली ले आता है। नेक्स्ट है रामपुरवा। रामपुरवा बिहार यानी चंपारण जिला में है। चंपारण जिला में 3 गो है, लोरिया, अरेगाज, लोरिया, नंदनगढ़, तीनों जो है ये कहाँ पर है? चंपारण में है। ठीक है, ये दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। तो टोपरा कहाँ पर है? हरियाणा में। मेरठ में था, दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाता है। और प्रयाग स्तंभ लेख आप लोग याद रखिएगा प्रयागराज में है, जो कि अकबर ने लाता है, पहले ये कौशाम्बी में था। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, है ना, निकाली सागर। तो निकाली सागर स्तंभ लेख कहाँ पर है? नेपाल में है, जो भारत से बाहर है, याद रखिएगा। निकाली सागर कहाँ पर है? नेपाल में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सारनाथ। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ सभी को मालूम है, कहाँ पर है? अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जो कि कहाँ पर है? वाराणसी में है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, वाराणसी में है। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशोक स्तंभ के बारे में, जो वाराणसी में है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ यूपी में है, तो उसमें शेर की संख्या कितनी है? 4 गो है, लेकिन दिखाई देता है कितना हमको? तो दिखाई देता है 3 गो दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई कितना देगा? 3 गो शेर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली है उसमें कितना? 4 गो है। अशोक चक्र, उसमें एक अशोक चक्र लगा हुआ है, उसको हम लोग धर्म चक्र भी बोलते हैं, और उसमें तिलिया की संख्या 24 गो है। और 24 गो तिलिया जो है, जैसे देखिए इस तरह से एक है जो झंडा में भी रहता है बीच बीच में, इस तरह से। ठीक है, तो ये अशोक चक्र का तिलिया है। तो इस तरह से 24 तिलिया रहता है। वो 24 तिलिया क्या दिखाता है? मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है। मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है। कभी एग्जाम में पूछेगा कि अशोक चक्र में स्थित तिलिया 24 तिलिया क्या दर्शाती है? तो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। ठीक है, इसको देखिए फिगर के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया अशोक स्तंभ हो गया। और अशोक स्तंभ में कितने शेर है? तो 4 गो शेर है, जिसमें दिखाई देता है 3 गो, 1 हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया। और इसके जो पीछे साइड में 1 गो है जो कि दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तिलिया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अशोक चक्र बोलते हैं। ये अशोक स्तंभ हो गया, इसमें अशोक चक्र है, इसमें 24 गो तिलिया है। ठीक है, लेकिन 24 को लकीर है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लिपि में लिखा गया है इसको बोलते हैं हम लोग ब्राह्मणी लिपि बोलते हैं। भारत में केवल ब्राह्मणी लिपि लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बराबर की पहाड़ी। तो बराबर की पहाड़ी कहाँ पर है?
देखिए बराबर की पहाड़ी जो है बिहार में है। बिहार में कौन सा जिला? जहानाबाद जिला में है, जो लगभग गया से लगभग 24-25 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो वहाँ पर बराबर की पहाड़ी है, तो वहाँ पर गुफा का निर्माण किया गया था। ये गुफा का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, 4 गो गुफा का निर्माण किया था। कहाँ पर? बराबर की पहाड़ी जो बिहार के जहानाबाद जिला में है। किस लिए किया था? क्योंकि इसके जो पिताजी थे जिसका नाम था बिंदुसार, तो उन्होंने आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था, मतलब आजीवक संप्रदायों को मानता था। ठीक है, तो इसलिए आजीवक जो तपस्वी लोग जो थे उसको रहने के लिए उन्होंने 4 गो गुफा का निर्माण किया था बराबर की पहाड़ी पर। और चारों जो गुफा था उसका नाम रखा था कर्ज, एक नाम था चौपार, एक था सुदामा, एक था विश्व झोपड़ी। एग्जाम में पूछ लेता है कि अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों पर निर्मित, है ना, विश्व झोपड़ी क्या था? तो विश्व झोपड़ी क्या था? एक गुफा है। सुदामा क्या है? गुफा है। चौपार, कर्ज, ये आजीवक संप्रदाय के यानी कि तपस्वी लोग जो था उसको रहने के लिए 4 गो गुफा का निर्माण किया था अशोक ने। इससे पता चलता है कि अशोक जो था आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था, उसका विरोध नहीं करता था, कभी भी उसका विरोध नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसके जस्ट आगे में यानी कि बराबर की जो पहाड़ी है जहाँ पर ये सब 4 गो गुफा का निर्माण किया गया है, तो उससे लगभग 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस में एक अन्य गुफा है जिसका नाम है नागार्जुन गुफा। तो नागार्जुन गुफा में कितने गुफाएं हैं? 4 गो गुफा है। और इसका निर्माण जो था अशोक का पुत्र जिसका नाम था दशरथ, तो दशरथ ने इसका भी निर्माण किया था। वो भी वहीं पर है, बिहार के जहानाबाद जिले के लगभग 3 से 4 किलोमीटर जो दूरी में है बराबर की पहाड़ी, और इसका भी इसका डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो बराबर के पहाड़ी में 4 गो गुफा, नागार्जुन में 3 गो गुफा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन लाइनर जैसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो ये बात कौन सा शिलालेख में लिखा हुआ है? अशोक ने लिखा था प्रथम पृथक शिलालेख, इसका नाम है प्रथम पृथक शिलालेख में लिखा हुआ है सभी मनुष्य क्या है? मेरे बच्चे हैं। ठीक है, इन्होंने महामात्र की स्थापना की। महामात्र कौन था अशोक के समय पर? तो नैतिक अधिकारी था। नैतिक अधिकारी मतलब जो धार्मिक अधिकारी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको धार्मिक अधिकारी या नैतिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? महामात्र कहा जाता था, याद रखिएगा। अशोक के समय पर प्रांत की संख्या कितना था? 5 गो प्रांत था, और प्रांतों को उन्होंने चक्र नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चक्र नाम दिया था। और 5 प्रांत और उसकी राजधानी को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तरापथ, 5 गो प्रांत था। कौन कौन सा? उत्तरापथ। उत्तरापथ का राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। ठीक है, अवंती का कहाँ था? उज्जैन। कलिंग का कहाँ था? तूसरी। और दक्षिणापथ का कहाँ था? स्वर्णागिरी। प्रासी या पूर्वी प्रांत का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो देखिए ये 2-3 गो, तो 2 गो तो आप लोग कैसे याद होगा? अवंती का उज्जैन हो गया, कलिंग का तूसरी, उत्तर में हो गया आपका तक्षशिला। ठीक है, और ये पाकिस्तान साइड में है ना तक्षशिला हो गया। दक्षिणापथ में हो गया स्वर्णागिरी, और पूर्वी भाग जहाँ पर मगध था वहाँ पर कौन हो गया? पाटलिपुत्र। ठीक है, 5 गो प्रांत हुआ करता था। देखिए प्रशासनिक इकाई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे छोटी जो इकाई था गांव के सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई का नाम था ग्राम। ठीक है, और उसके मुखिया को यानी गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था मौर्य काल में। ठीक है, सबसे छोटे प्रशासक का नाम था गोप, जो 10 गांवों को देखभाल करता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नगर का प्रशासन। नगर का प्रशासन कौन करता था? ये गांव का प्रशासन हो गया। नगर का प्रशासन में 6 गो समिति था। नगर में यानी शहर में 6 गो समिति बनाया जाता था, और एक समिति में 5 आदमी रहता था। तो 6 समिति में कितना आदमी रहेगा? 30 सदस्य रहेगा। ठीक है, यानी कि नगर का प्रशासन कौन संभालता था? 6 समितियाँ संभालती थी, और एक समिति में 5 सदस्य रहता था, 5 मेंबर रहता था। तो इस प्रकार से 6 समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिक्री कर। तो बिक्री कर था, टैक्स वसूल किया जाता था बिक्री कर। तो घरेलू वस्तु पर 5% टैक्स लगाता था, और आयातित वस्तु पर मतलब दूसरे देश से जो आने वाला रहता था उस पर 10% टैक्स लगाता था। ठीक है, उसको जो ये जो टैक्स से जो बचाता था उसको मृत्यु दंड तक का सज़ा मिलता था। ठीक है, बिक्री कर को बचाने वाले व्यक्ति को यानी कि उसको छुपाने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तक का सज़ा का प्रावधान था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशोक। तो अशोक के समय पर एक न्यायालय बनाया गया था, तो उसका न्यायाधीश को राजुक बोला जाता था, राजुक। ठीक है, अशोक के समय पर बनाए गए न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, याद रखिएगा। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। अदेव मातृक, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को
अदेव मातृ कहा जाता था, मतलब उसमें कोई देवता की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाले महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहा गया है मौर्य काल में। मौर्य वंश जो था 137 वर्षों तक चला है और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या जो है कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग ने करता है, 185 ईसा पूर्व में करता है। और उसके बाद मगध पर ही फिर कौन सा वंश की स्थापना होता है? इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने करता है, इसलिए इसका नाम से ही शुंग वंश की स्थापना हो जाता है। यानी मौर्य वंश के वंश कौन सा वंश आएगा मगध पर? शुंग वंश की स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।